सोचिए कि एक बहुत ही हाई एंड करोड़ों की लग्जरी कार है। उसका इंजन दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरों ने डिजाइन किया है। लेकिन क्या होगा अगर हम उस कार के फ्यूल टैंक में साफ पेट्रोल डालने के बजाय गाढ़ा चिपचिपा डामर डाल दें? जाहिर सी बात है, कार चलेगी नहीं। बिल्कुल। इंजन खांसने लगेगा, पुर्जे जाम हो जाएंगे और अंततः पूरी मशीनरी ठप पड़ जाएगी। हाँ, एकदम। और हैरानी की बात यह है कि हम में से लाखों लोग हर दिन अपने शरीर रूपी इस बेहतरीन मशीन के साथ ठीक ऐसा ही कर रहे हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं है। सही बात है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अक्सर इस डामर को देख ही नहीं पाता। मतलब जब हम लगातार रहने वाली थकान या बिना कारण वजन बढ़ने की शिकायत लेकर जाते हैं या फिर ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक्सरे या एमआरआई करते हैं। हाँ, जो कि रूटीन है। बिल्कुल। हड्डी टूटी हो तो एक्सरे में दिख जाएगी, लेकिन ये जो जीवन शैली वाली बीमारियां हैं ना, ये किसी एक जगह से नहीं शुरू होती। तो फिर कहाँ से शुरू होती हैं? इनका कारण शरीर में बहुत ही गहरे और धुंधले स्तर पर छिपा होता है और अक्सर हम सिर्फ लक्षणों को दबाने की कोशिश करते रह जाते हैं। और देखिए, इसी धुंधलेपन को दूर करना आज के हमारे सखोल अध्ययन का मिशन है। जी। आज हम आयुर्वेद की एक ऐसी हजारों साल पुरानी संकल्पना को डिकोड कर रहे हैं जो हमारी आज की हर बड़ी बीमारी की जड़ है। इस संकल्पना का नाम है आम। आम। हाँ, और सबसे बड़ी आहा मोमेंट तो ये है कि महर्षि चरक की चरक संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथों में जो बात लिखी है ना जी, वो आज की आधुनिक सेलुलर बायोलॉजी, लीकी गट सिंड्रोम और यहाँ तक कि कैंसर रिसर्च से पूरी तरह मेल खाती है। क्या बात है। बिल्कुल। और हमने इन ग्रंथों के साथ साथ फ्री रेडिकल्स पर हुए आधुनिक रिसर्च और पुणे तथा पिंपरी चिंचवाड़ के उन आधुनिक आयुर्वेदिक क्लिनिक्स के क्लिनिकल डेटा को भी खंगाला है जो आज इस ज्ञान का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तो चलिए इस आम के रहस्य को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इस पूरी कहानी की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो है अग्नि यानी हमारा पचन तंत्र। बिल्कुल। अगर हम आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो हमारा शरीर मूल रूप से एक थर्मोडायनामिक मशीन है। जो कुछ भी हम खाते हैं शरीर उसे सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ, उस भोजन को ऊर्जा और ऊतकों में बदलने के लिए एक विशेष ऊष्मा या कहें थर्मल कन्वर्जन की जरूरत होती है। इसी पचन शक्ति को आयुर्वेद में अग्नि कहा गया है। अच्छा। जब ये अग्नि अपने चरम पर होती है तो सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जब किसी कारण से, जैसे गलत खान-पान या तनाव। जी बिल्कुल, जब गलत खान-पान या तनाव से ये अग्नि कमजोर पड़ जाती है, जिसे मंदाग्नि कहते हैं, तो यहीं से सारी तबाही शुरू होती है। तो ये बिल्कुल उस कार के इंजन की तरह है जो बहुत ठंडे तापमान पर चल रहा हो। एकदम सही उपमा है। मतलब जब इंजन ठंडा होता है तो ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाता और ऊर्जा देने के बजाय वो इंजन के भीतर एक गाढ़ा चिपचिपा कीचड़ या स्लज छोड़ने लगता है। हाँ, संस्कृत में इसके लिए एक श्लोक है, आम्यते इति आमः, जिसका अर्थ है वो पदार्थ जिसे अभी पचने की प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। मतलब अधपका भोजन। जी, ये अधपका, चिपचिपा और विषैला कीचड़ ही आम है। इससे शरीर सोख नहीं सकता। अगर हम इसके गुणों की तुलना करें ना, तो अग्नि गर्म, तीक्ष्ण, हल्की और साफ होती है। और आम इसके विपरीत आम बहुत ठंडा, भारी, सुस्त और गोंद की तरह चिपचिपा होता है। अष्टांग हृदय तो एक कदम और आगे जाकर बताता है कि ये आम सिर्फ हमारे पेट या आंतों में नहीं बनता। तो और कहाँ बनता है? ये कोशिकाओं यानी सेल्स के स्तर पर भी बनता है, जिसे धात्वाग्नि या सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का कमजोर होना कहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा शक हो रहा है। अच्छा, बताइए। मतलब कभी कभार अपच या गैस तो सभी को होती है। अगर ये सिर्फ बिना पचा हुआ खाना ही है तो ये इतना खतरनाक कैसे बन जाता है कि एक साधारण सी थकान किसी गंभीर बीमारी का रूप ले ले? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ एक जगह रुका हुआ नहीं रहता। आम का ये जो विषैला सफर है ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था साम कहलाती है, जहां ये चिपचिपा आम शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों के साथ मिलना शुरू होता है। ये शुरुआती अवस्था है।
हाँ, ये एक शुरुआती और तीव्र अवस्था है जहां शरीर भारीपन और दर्द के जरिए संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो ये दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे आम विष कहते हैं। आम विष यानी वो सचमुच एक जहर में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों में कोद्रव धान्य मतलब सड़े हुए अनाज का एक बहुत ही बेहतरीन दृष्टांत दिया गया है। कोद्रव धान्य ये कैसे काम करता है? देखिए, जब कोद्रव अनाज में पानी डालकर उसे एक अंधेरी गर्म जगह पर छोड़ दिया जाता है तो उसमें भयंकर खमीर या फर्मेंटेशन उठता है और वो एक मारक विष बन जाता है। बाप रे! अब सोचिए, हमारे पेट का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक अंधेरा और नम वातावरण है। हाँ बिल्कुल। जब बिना पचा हुआ भोजन वहां लंबे समय तक पड़ा रहता है तो उसमें बिल्कुल उसी तरह की सड़न और फर्मेंटेशन पैदा होती है। वो भयंकर एसिडिक हो जाता है और एक प्राणघातक जहर की तरह काम करने लगता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन रुको, ये बात पूरी तरह हजम नहीं हो रही। क्या बात? भले ही पेट में सड़न हो रही हो, लेकिन सिर्फ पेट की खराबी पूरे शरीर के अंगों को कैसे जाम कर सकती है? मतलब एक अंग का काम करना बंद कर देना, ये छलांग कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही? ये छलांग नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट मैकेनिकल कारण है जिसे आयुर्वेद में स्रोतोदुष्टि कहते हैं। स्रोतोदुष्टि? हाँ, हमारे शरीर में लाखों सूक्ष्म वाहिनियां या माइक्रो चैनल्स होते हैं जिन्हें स्रोतोस कहा जाता है। ये वाहिनियां पोषण को हर एक कोशिका तक ले जाती हैं और वहां से कचरे को बाहर लाती हैं। शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एकदम। अब कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा गोंद इन सूक्ष्म वाहिनियों में बहने की कोशिश कर रहा है। वह गोंद नसों की दीवारों पर चिपक जाता है और पूरे चैनल को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोशिकाएं भूखी मरने लगती हैं क्योंकि रास्ता ही बंद हो गया है। सिर्फ भूखी नहीं मरती, बल्कि उनके अंदर का जो कचरा है वो भी बाहर नहीं आ पाता। अरे बाप रे! जब ये आम ऊतकों यानी टिश्यूज के साथ जुड़ता है तो साम धातु बनाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस ब्लॉकेज की वजह से कोशिकाओं की अपनी जो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता होती है वो नष्ट हो जाती है। यानी सेलुलर कम्युनिकेशन टूट जाता है। बिल्कुल। शरीर के अंगों को समझ ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या है और वे खुद के ही खिलाफ काम करने लगते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा आहा मोमेंट सामने आता है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को, इस ब्लॉकेज और विषैलेपन को आधुनिक विज्ञान के माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सच में हैरानी होती है। हाँ, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। जो बातें हजारों साल पहले अष्टांग हृदय में लिखी गईं, आज की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हूबहू वही भाषा बोल रही है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान जिसे मेटाबॉलिक वेस्ट या एंडोटॉक्सिन्स कहता है ना, उसके गुणधर्म आयुर्वेद के आम से पूरी तरह मेल खाते हैं। कैसे? विज्ञान हमें बताता है कि जब कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं तो उप उत्पाद के रूप में कुछ अस्थिर अणु निकलते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। सामान्य अवस्था में शरीर इन्हें साफ कर देता है, लेकिन जब पचन तंत्र बिगड़ता है? हाँ, जब पचन बिगड़ता है या बाहर से जंक फूड, रिफाइंड शुगर और प्रदूषण का हमला होता है तो ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होने लगते हैं। अच्छा। इस भारी जमाव को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही कोशिकाओं को अंदर से सड़ाता है, जिसे आयुर्वेद ने आम का विषैला प्रभाव कहा था। मुझे तो स्रोतों में वो जो रीपरफ्यूजन इंजरी वाला हिस्सा था वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। हाँ, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर में कहीं खून रुक गया है और अचानक खून पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जब शरीर के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह रुक जाता है यानी स्रोतोस ब्लॉक हो जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मेटाबॉलिक कचरा जमा होने लगता है। यानी आम जमा हो रहा है? जी। अब जब अचानक से वहां दोबारा खून पहुंचता है तो ऑक्सीजन की एक बाढ़ सी आ जाती है। ये ऑक्सीजन उस जमे हुए एसिडिक कचरे के साथ प्रतिक्रिया करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS का एक भयंकर विस्फोट करती है। बाप रे! ये कोशिकाओं को बुरी तरह जला देता है। इसे ही रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं। हजारों साल पहले आयुर्वेद ने ठीक इसी स्थिति को साम धातु के कारण होने वाली ऊतकों की हानि के रूप में समझाया था। ये समानता वाकई अविश्वसनीय है। और अगर हम आंतों के स्तर पर आएं तो लीकी गट सिंड्रोम इसका जीता जागता प्रमाण है। आज की जीवन शैली में लीकी गट सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हमारी आंतों के अंदर माइक्रोबायोम यानी अरबों फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं
जो एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। जो तय करते हैं कि शरीर में क्या जाएगा। हाँ, वो तय करते हैं कि क्या रक्त में जाएगा और क्या नहीं। लेकिन एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, नींद की कमी और रिफाइंड शुगर इन गार्ड्स को मार देते हैं। और आंतों का पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ जाता है। बिल्कुल। जब वहां आम का भारी जमा होता है तो आंतों की अंदरूनी दीवार, जो बहुत ही चुनिंदा चीजों को ही अंदर जाने देती है, वो छलनी जैसी हो जाती है। उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। अब वो बिना पचे हुए भारी प्रोटीन के कण यानी आम आंतों से रिस कर सीधे हमारे रक्त में घुल जाते हैं। अब फिर इम्यून सिस्टम पैनिक कर जाता है। बिल्कुल। शरीर का इम्यून सिस्टम इन बिना पचे कणों को कोई भारी वायरस या हमलावर समझता है और पैनिक में आकर शरीर के ही जोड़ों और अंगों पर हमला कर देता है। अरे, यही ऑटो इम्यून बीमारियों की असल जड़ है। ये तो बात हुई ऑटो इम्यून बीमारियों की, लेकिन जो रिसर्च ट्यूमर और कैंसर के खतरे पर है, वहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछिए। पेट की खराबी या बिना पचा हुआ खाना कैंसर के ट्यूमर जैसी जानलेवा चीज कैसे बना सकता है? क्या ये कनेक्शन थोड़ा खिंचा हुआ नहीं लगता? सतह से देखने पर ये खींचा हुआ लगता है, ये सच है। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो ये डरावने स्तर तक तार्किक है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोशिकाओं के स्तर पर सुपर ऑक्साइड एनायन जैसे फ्री रेडिकल्स का लगातार जमाव होता है, जिसे साचिले आम कहते हैं, तो कोशिकाएं घुटने लगती हैं। शरीर इस घबराहट में एक रसायन छोड़ता है जिसे VEGF या वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। और ये VEGF करता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि शरीर एक इमरजेंसी बाईपास रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। VEGF ट्यूमर के अंदर नई रक्त वाहिनियां बनाने की प्रक्रिया को ट्रिगर करता है, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी ट्यूमर को और खून मिलने लगता है। हाँ, ट्यूमर इस नए प्लम्बिंग सिस्टम का फायदा उठाता है और तेजी से बढ़ने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आम जनित ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक और प्रक्रिया को तेज करता है, जिसे EMT कहते हैं। EMT ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो EMT वो प्रक्रिया है जिसमें कैंसर की कोशिकाएं अपनी जगह छोड़कर इन्हीं नए रास्तों से पूरे शरीर में फैलने लगती हैं, जिसे मेटास्टेसिस होना कहते हैं। बाप रे, यानी जो शुरुआत एक साधारण अपच से हुई थी, वो शरीर के सेल्यूलर कम्युनिकेशन को हैक करके कैंसर के फैलने का कारण बन सकती है। जी बिल्कुल, यही सच्चाई है। ये वाकई दहला देने वाला है। तो इस सब का मतलब क्या है? अब जब हम इस अदृश्य खतरे के विज्ञान को समझ चुके हैं, तो एक आम इंसान कैसे पहचाने कि उसकी कोशिकाओं में ये गोंद या कीचड़ जमा हो रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि हम हर दिन लैब जाके चेक तो नहीं कर सकते ना। नहीं, लैब जाने की जरूरत भी नहीं है। शरीर हमें हमेशा पूर्व लक्षण या अर्ली वार्निंग साइंस देता है। जैसे कि जब आम जमा होने लगता है तो सबसे पहला संकेत जीभ पर दिखता है। सुबह उठने पर जीभ पर एक सफेद या पीले रंग की जाड़ परत का होना सीधा संकेत है कि पेट में आम बन रहा है। कोटिंग होना। हाँ, इसके अलावा सांसों से लगातार बदबू आना, खाने के तुरंत बाद शरीर में भारीपन और अत्यधिक थकान महसूस होना, जिसे आजकल लोग फूड कोमा कहते हैं। हाँ, लंच के बाद अक्सर जो नींद आती है। बिल्कुल। और बात बात पर मूड बदलना, ये सब इसके शुरुआती लक्षण हैं। और अगर कोई इन संकेतों को सिर्फ भागदौड़ भरी जिंदगी की थकान समझकर छोड़ दे तो क्या होता है? क्या एक साधारण सी थकान भी जीवन भर चलने वाली बीमारी बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। तब ये आम शरीर में यात्रा करने लगता है। अच्छा। अगर ये वात दोष के साथ मिलकर सांधियों यानी जोड़ों में जाकर बैठ जाए तो यह आम वात या रोमेटाइड अर्थराइटिस बन जाता है। श्वसन तंत्र में जमा जाए तो ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का रूप ले लेता है। अगर ये मज्जा संस्था को ब्लॉक कर दें तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा होती हैं। क्या इसका मतलब है कि एक बार ये सब शुरू हो गया तो खेल खत्म? या आयुर्वेद में बीमारियों की रिकवरी को लेकर कोई स्पष्ट नियम है? नहीं, खेल खत्म नहीं होता। अष्टांग हृदय में बीमारियों की साध्य साध्यता का बहुत ही सटीक गणित दिया गया है। साध्य असाध्यता? हाँ, बीमारियां साध्य यानी ठीक होने वाली और असाध्य यानी ठीक न होने वाली श्रेणियों में बटी हैं। अगर आमजन्य बीमारी शुरुआती है तो वो सुख साध्य होती है, यानी उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। और अगर नजरअंदाज किया जाए तो वो याप्य बन जाती है। याप्य मतलब? याप्य का मतलब है कि अब यह बीमारी कभी जड़ से खत्म नहीं होगी,
आपको जीवन भर इसे दवाइयों और सख्त पथ्य के सहारे कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे आज के समय में डायबिटीज या गंभीर गठिया। और अंतिम अवस्था होती है अनुक्रम्य, जहां कोई भी चिकित्सा शरीर पर असर नहीं करती। लेकिन उन बीमारियों का क्या जो सुख साध्य हैं? अष्टांग हृदय में कुछ 10 अनुकूल परिस्थितियां भी बताई गई हैं ना, जो ये तय करती हैं कि इलाज कितना सफल होगा। हाँ, वे 10 परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, अगर मरीज युवा है तो उसकी प्राकृतिक रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होती है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फैक्टर है जितात्मनः, यानी मरीज का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। जो रूल्स फॉलो कर सके। एकदम सही। जो मरीज डॉक्टर के बताए कड़े नियमों और आहार का पालन कर सकता है, उसे ठीक करना आसान है। इसके अलावा अगर बीमारी सिर्फ एक दोष तक सीमित है और शरीर के नाजुक अंगों तक नहीं पहुंची है, तो शरीर से आम को बाहर निकालना बहुत ज्यादा संभव हो जाता है। और ये हमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है, क्लीन अप मिशन। जी। अगर किसी को पता चल जाए कि उसके अंदर आम का भारी जमाव है, तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए? मेरी पहली सोच तो यही होगी कि कोई भारी डिटॉक्स जूस पी लूं या सीधे पंचकर्म करवा लूं। और यही आज के समय की सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। आयुर्वेद का एक बहुत ही कठोर पत्थर की लकीर जैसा नियम है, बिना पाचन किए कभी भी शरीर से शोधन या डिटॉक्स नहीं करना चाहिए। इसे थोड़ा और खोलिए, ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके कमरे के फर्श पर एक बहुत ही मजबूत कठोर गोंद चिपक गई है। हाँ? अगर आप उस गोंद को सीधे खुरचकर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गोंद तो शायद निकले ना निकले, फर्श जरूर टूट जाएगा। एकदम सही। हमारे शरीर की सूक्ष्म नसें उसी फर्श की तरह हैं और आम वो कठोर गोंद है। अरे बाप रे। अगर आप बिना पाचन किए उसे बाहर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो उन माइक्रो चैनल्स को फाड़ देगा। इसीलिए पहले उसे पिघलाना जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले उस गोंद पर कुछ गर्म रसायन डालकर उसे पिघलाना पड़ता है। आयुर्वेद में इसे पाचन कहते हैं। इसमें कौन सी औषधियां काम आती हैं? इसमें शुंठी यानी सूंठ, काली मिरी, त्रिफला, चित्रक और हींग जैसी उष्ण और तीक्ष्ण औषधियों का उपयोग किया जाता है। ये जड़ी बूटियां अपने रासायनिक गुणों से आम के चिपचिपेपन को काटती हैं और उसे पिघलाकर वापस पचन मार्ग में लाती हैं। ये बहुत ही तार्किक है। और एक बार जब वो गोंद पिघल जाती है, तब दशविध लंघन का रोल आता है, यानी 10 तरह के लंघन। जी। मुझे इसमें उपवास वाला मैकेनिज्म सबसे दिलचस्प लगा, जिसे आज की दुनिया ऑटोफैजी कहकर बहुत बड़ी खोज मान रही है। हाँ, लंघन का मूल अर्थ है शरीर में हल्कापन लाना। इन 10 प्रकारों में प्यास को नियंत्रित करना, धूप लेना जिसे आतप सेवन कहते हैं, और हवा खाना या मारुत सेवन शामिल है। और उपवास इसका सबसे ताकतवर अस्त्र है। जब हम शरीर को बाहर से खाना देना बंद कर देते हैं तो शरीर का इंजन ऊर्जा ढूंढने लगता है। जब उसे बाहर से कुछ नहीं मिलता तो वो शरीर के भीतर जमा कचरे, डेड सेल्स और पिघले हुए आम को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर देता है। विज्ञान इसी कचरा खाने की प्रक्रिया को ऑटोफैजी कहता है। क्या बात है। और जब ये सारा कचरा पिघलकर हमारी आंतों में इकट्ठा हो जाता है, तब उसे शरीर से बाहर फेंकने के लिए अब पंचकर्म किया जाता है। सही है? एकदम सही। और पंचकर्म कोई मसाज या रिलैक्सेशन थेरेपी नहीं है, ये एक डीप क्लिनिकल सर्जरी की तरह है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें वमन यानी उल्टी के जरिए कफ के स्थान से आम निकालना, विरेचन यानी जुलाब के जरिए पित्त के स्थान से सफाई, और सबसे महत्वपूर्ण है बस्ती या एनिमा। बस्ती कैसे काम करती है? बस्ती सिर्फ आंतों की सफाई नहीं करती, बल्कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर का उपयोग करके पूरे शरीर के रक्त प्रवाह से पिघले हुए विषैले तत्वों को खींचकर आंतों में लाती है और बाहर कर देती है। अमेजिंग। इसके साथ ही नस्य यानी नाक से औषधि देना और रक्त मोक्षण या दूषित खून निकालना, ये सब शरीर की पूरी रिपेयरिंग कर देते हैं। कहा कि आज के आधुनिक क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसके कितने शानदार नतीजे मिल रहे हैं। बिल्कुल। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के क्लिनिक्स में डॉक्टर बैजू के नायर और डॉक्टर अमित अरुण हेरवे का काम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये देखना वाकई प्रेरणादायक है। वे आज की सबसे जिद्दी क्रॉनिक बीमारियों जैसे वंध्यत्व या इनफर्टिलिटी, स्पॉन्डिलाइटिस, IBS और गंभीर त्वचा रोगों पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर नायर के क्लिनिक में मज्जा संस्था के विकारों के लिए शिरोधारा और नवकीजी का उपयोग होता है। नवकीजी क्या है?
नव की झी में विशिष्ट चावल और औषधियों की पोटली से स्नायुओं को मैकेनिकली उत्तेजित किया जाता है, जिससे वहां फंसा हुआ आम पिघलता है। और डॉक्टर हिरवे मरीज की प्रकृति का बारीकी से अध्ययन करके कस्टमाइज्ड पंचकर्म डिजाइन करते हैं, जिससे शरीर का अपना हीलिंग मैकेनिज्म रिबूट हो जाता है। जी बिल्कुल। ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक निष्कर्ष पर लाती है। लंबी और स्वस्थ उम्र जीने का रहस्य कोई जादुई गोली नहीं है। बिल्कुल नहीं। रहस्य सिर्फ इतना है कि हमें अपनी अग्नि की रक्षा करनी है और कोशिकाओं के स्तर पर जमा आम का समूल नाश करना है। प्राचीन आयुर्वेद और आज के आधुनिक मेडिकल प्रोटोकॉल में कोई टकराव नहीं है, वे एक ही सत्य के दो अलग-अलग पहलू हैं। एकदम सही। विज्ञान चाहे उसे फ्री रेडिकल्स कहें, एंडोटॉक्सिन्स कहें या आम, मैकेनिज्म एक ही है। अगर पचन तंत्र सही है तो बीमारी की जड़ें कभी मजबूत नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब इस पूरे अध्ययन के बाद एक बहुत ही गहरा और थोड़ा विचलित करने वाला विचार सामने आता है। वो क्या? आज के इस आधुनिक तेज तर्रार समाज में हम अक्सर ब्रेन फॉग या मानसिक थकान की शिकायत करते हैं। हम इसे सिर्फ ऑफिस का स्ट्रेस या काम का दबाव मान के टाल देते हैं। सही बात है। लेकिन आज के इस विज्ञान को समझने के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये सिर्फ मानसिक तनाव है या फिर ये हमारी अपनी ही कोशिकाओं के स्तर पर फंसा हुआ हमारा अपना ही अपच या आम है जो अब हमारे दिमाग तक पहुंच गया है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि हमारे विचार, हमारे अनसुलझे रिश्ते और हमारी भावनाएं भी आम का शिकार हो सकती हैं, जिन्हें हमने कभी सही से पचाया ही नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। तो अगली बार जब भूख ना हो और फिर भी हम सिर्फ बोरियत या आदत के चलते कुछ खाने की सोचें, तो शायद हमें एक पल रुककर अपनी उस आंतरिक अग्नि से पूछना चाहिए कि क्या वो इस नए भार के लिए तैयार है, या फिर हम सिर्फ उस ठंडे पड़े इंजन में एक और नया चिपचिपा कीचड़ जमा करने जा रहे हैं। बहुत गहरी बात है। शायद यही समय है कि हम सब अपने भीतर की उस अग्नि को पहचानें और उसे बुझने से बचाएं। आज के सखोल अध्ययन में बस इतना ही है।